हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 4 साइंस का सेट 4 कंप्लीट करने वाले हैं। उसी प्रकार हम लोग जो है 80 एमसीक्यू जो है उसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, हमेशा होती है। तो हम लोगों को पता है लेंस जो होती है उसकी दो फोकस दूरियां होती है। जिसमें उत्तल लेंस का बात करते हैं तो इधर होता है f1 और राइट साइड में होता है f2। और पता है कि लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस को ही मुख्य फोकस कहा जाता है, इसलिए उत्तल लेंस का राइट साइड में होता है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में, तो इसका हो जाएगा हम लोग का पॉजिटिव, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से किस लेंस को पसंद करेंगे। तो याद है आप लोग याद होगा कि हम लोग पढ़े हुए लेंस की क्षमता जो होती है उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, पहली बात। दूसरी बात कि उत्तल लेंस ही एक ऐसा लेंस है जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि अगर फोकस दूरी कम होगी तो लेंस का क्षमता भी ज्यादा होगा, यानी बड़ा दिखेगा और साफ दिखेगा। उत्तल लेंस होना चाहिए और फोकस दूरी कम होना चाहिए। ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस दिया है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस सेम हो गया, यहाँ 50 नहीं होगा, यहाँ 5 दिया हुआ होना चाहिए था उसको। फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यही हो जाएगा हम लोग का सही आंसर, क्योंकि जितना कम हम लोग का फोकस दूरी रहेगा उसका क्षमता उतना ही अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा होता है। तो हम लोग को पता है कि उत्तल दर्पण जो होता है वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए हम लोग साइड में जो है साइड मिरर के रूप में, यहाँ पर बोले मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, या साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है हमेशा उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। यही एक ऐसा दर्पण है जो हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण जो होता है वो वस्तु के हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक और सीधा बनाता है। लेकिन अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है, छोटा भी, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति की समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, ये बताना है। तो याद रखना है कि जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु जो होता है u वेग से जाता है तो उसके तरफ प्रतिबिंब का जो चाल होता है वो 2u होता है, डबल होता है। तो यहाँ पर 4 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, तो हम लोग का वस्तु का जो प्रतिबिंब का जो चाल होगा वो 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो देखिए, फोकस दूरी बढ़ जाने का मतलब हो गया कि नेत्र गोलक जो है वो छोटा हो जाता है, ठीक है ना। और याद रखना है नेत्र गोलक छोटा होता है दूरदृष्टि दोष में, ठीक है ना। मान लेते हैं ये हम लोग का सामान्य नेत्र गोलक है, ठीक है ना। इस तरह से अगर हम लोग इसका संरचना बनाते हैं तो इस तरह से ये हम लोग का सामान्य नेत्र गोलक है। तो इसका फोकस दूरी बढ़ जाना, इसका मतलब नेत्र गोलक जो है वो छोटा हो जाता है। यहाँ पर अगर वस्तु फोकसांतर हो रहा है जबकि हम लोग का नेत्र गोलक तो है, इस मतलब पहले इस तरह से था, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि इसका नेत्र गोलक जो है, यहाँ पर बोल रहा है ना फोकस दूरी का बढ़ जाना, तो फोकस दूरी बढ़ गया मतलब नेत्र गोलक हम लोग का छोटा हो गया, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम लोग का दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है, दूरदृष्टि दोष। और याद रखना है दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा कि जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन देखे हैं उत्तल लेंस होता है। इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है कि अगर निकट दृष्टि दोष बोले, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष बोले, तो एक है हम लोग का उत्तल लेंस है, दूसरा अवतल लेंस है। तो देखना है निकट में 3 अक्षर का शब्द है और यहाँ दूर में 2 अक्षर का है, तो छोटा अक्षर इसमें प्रयोग किया गया है कम,
तो लेंस में भी देखना है कि उत्तल में कम अक्षर है और अवतल में ज्यादा है। तो इसमें ज्यादा अक्षर तो ज्यादा यहाँ पर हो जाएगा, इसमें कम अक्षर तो कम अक्षर वाले लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये सिंपल सा एक याद रखने का तरीका है। बाइफोकल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं जब किसी को जरा दृष्टि दोष हो जाता है, या उसी को बोलते हैं जरा दूरदर्शिता। लेकिन किसी को अबिंदुकता हो जाता है, अबिंदुकता, तो उसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? तो विद्युत आवेश की इकाई जो होती है वो कूलम होती है। यहाँ वोल्ट दिया है, तो वोल्ट जो होता है वो विद्युत विभव का ऐसे मात्रक या विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है, याद रखना है। विभव या विभवांतर का ऐसे मात्रक पूछे तो वोल्ट होता है। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने किया था? तो जो वही किए थे जो आवेश का खोज किए हुए थे। तो याद रखना है आवेश का खोज जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था, और यही बताए थे आवेश जो होते हैं वो धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है 9 नंबर, एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश में आवेशित किया जाता है, तो इस आवेशन में पदार्थ से इलेक्ट्रॉन कितने निकल गए, उनकी संख्या क्या है? मतलब एक वस्तु A है और दूसरी वस्तु B है। A वस्तु से दूसरे वस्तु में जो है 1 कूलम जो है आवेश जाता है, तो आवेश गया दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना गया उसकी संख्या बताना है। तो याद रखना है उसकी संख्या बताने के लिए एक जनरल फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं जो होता है Q इज इक्वल टू NE, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू होता है NE, जहां पर Q जो होता है वो आवेश होता है, Q जो होता है वो आवेश होता है, याद रखना है। N जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E जो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और याद रखना है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो होता है माइनस में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इस तरह से अगर इस फॉर्मूला से n निकालना है तो ये गुना या भाग में चला जाएगा, तो E इज इक्वल टू हो जाता है Q अपन, या n निकालना है तो n इज इक्वल टू हो जाता है Q अपन E। चूंकि हम लोग का आवेश दिया हुआ है Q जो है वो 1 कूलम, 1 कूलम आवेश में पूछ रहा है, तो यहाँ 1 लिखकर और इसको लिखते हैं 1.6। जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो बस याद रखना इलेक्ट्रॉन का आवेश इसलिए माइनस में है, यहाँ पर जो है हम लोग को संख्या बताना है, यहाँ पर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। गुना 10⁻⁻19 हो जाएगा, ये माइनस को ऊपर लेकर जाए और इस दशमलव को कटा के ऊपर 10 लिख लेते हैं, के साथ इसको कटा भी देते हैं तो 5/8 हो जाएगा। यहाँ 5/8 इसको ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻19 हो जाएगा प्लस में, इसको सॉल्व करते हैं तो 0 पॉइंट आएगा 645, ठीक है ना। उसके बाद 625 आएगा, 625 इंटू 10⁻19, और हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो एक जीरो इसमें यूज कर लेते हैं तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने होते हैं। ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है 1 कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका प्रवाह होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 6.25 इंटू 10⁻18, सॉरी यहाँ पर 19 नहीं होगा 18 होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी ये बताना है। तो याद रखना है, देखिए विद्युत बल्ब हम लोग ले रहे हैं, उसके विभव को चेंज कर रहे हैं, लेकिन याद रखना है कि बल्ब हम लोग बदल देते हैं तो उसका प्रतिरोध जो होता है वो परिवर्तन नहीं होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें विभव बदल देते हैं तो याद रखना है कि बल्ब जो है उसका प्रतिरोध जो है वो चेंज नहीं होगा। और हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू विद्युत शक्ति का एक विभवांतर और प्रतिरोध का एक रिलेशन होता है जो होता है P इज इक्वल टू V²/R। यहाँ से R का वैल्यू हम लोग अगर निकालते हैं तो ये क्रॉस गुना करते हैं तो P इंटू R इज इक्वल टू हो जाएगा V², R निकाल लेते हैं तो V²/P हो जाएगा, है ना। अब इस रिलेशन से अगर हम लोग पहले बोल रहा है प्रतिरोध, अगर बल्ब का प्रतिरोध निकालते हैं R, तो जो कि कितना आएगा 220 का स्क्वायर विभव दिया है अपॉन में
हम लोग का P शक्ति 100 वाट। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 484,000/100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 484 ओम उस बल्ब का प्रतिरोध है। अब बोल रहा है क्या कि 110 वोल्ट पर अगर दिया जाए तो उसमें कितनी शक्ति उत्पन्न होगी ये बताना है, ठीक है ना। तो ये जितना प्रतिरोध है वही उस बल्ब का प्रतिरोध होगा, और अभी हम लोग को शक्ति बताना है तो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी प्रतिरोध निकाल लिए हैं, V²/R हो जाएगा, और V का वैल्यू हम लोग को पता है कितना दिया हुआ है, 110 वोल्ट। 110 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में R जो है अभी निकाले हैं 484 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो यह जाएगा 121 फिर 00 अपॉन में 484 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और फिर इसको जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, 11 से इसको घटाते हैं तो 1100 हो जाएगा हम लोग का, और 11 से इसको घटाते हैं तो 44 हो जाएगा। फिर इसको 11 से घटा देते हैं तो ये 100 हो जाएगा, और फिर इसको 11 से घटाते हैं तो ये 4 हो जाएगा, और 4 से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20 वाट आ जाएगा, ठीक है ना, 20 वाट। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, सॉरी 4 से घटाएंगे ये 25 वाट हो जाएगा, ठीक है ना, 25 वाट। यहाँ पर देखें हम लोग 25 वाट हम लोग का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। ये कैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है वो कौन सी परिघटना किस पर आधारित होती है, तो याद रखना है किसी विद्युत को आवेशित करने की प्रक्रिया, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने, चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न नहीं होता है, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना, यही हो जाएगा हम लोग का सही आंसर, ठीक है ना। अगला है विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है, तो विद्युत जनित्र का जब सिद्धांत बोले तो याद रखना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है विद्युत फ्यूज, याद रखना है विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अगला विद्युत प्रेरित विद्युत पर तो यही हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विद्युत चुंबकत्व पर ये सब नहीं होगा। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो लघुपथन होता है कि जब दोनों के दोनों प्लस और माइनस वाला तार जो होता है किसी कारणवश आपस में जब संपर्क में आ जाते हैं, वो प्लास्टिक वाला ऊपर से जो कवर लगा होता है वो हट जाते हैं और दोनों संपर्क में आ जाते हैं, तो उस समय चालक तार का प्रतिरोध 0 हो जाता है। और हम लोग जानते हैं ओम के नियम से V=IR होता है। अगर यहाँ पर धारा का मान निकाले तो एक गुना भाग में आ जाएगा V/R, और जब हम लोग R का वैल्यू 0 कर देते हैं, पता है 0 से किसी भी संख्या में या किसी भी हम लोग वेरिएबल में डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, अनंत। मतलब धारा का मान जो होता है वो अनंत हो जाता है अगर प्रतिरोध 0 हो जाता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है PbO+C दिया हुआ है, इसमें PbO से जो है ऑक्सीजन जो है हट गया है, यानी कार्बन आया और इसको प्रेरित किया ताकि जो है ये ऑक्सीजन को हटा सके। तो ऑक्सीजन जो है इस में से ऑक्सीजन का अलग किया और खुद उससे जाकर जुड़ गया, यानी C जो है ऑक्सीकारक है। यानी ऑक्सीकारक उसको बोलते हैं हम लोग जो ऑक्सीकरण में क्या करता है या फिर ऑक्सीजन को हटाने में जो सहायता करता है वही कहलाता है ऑक्सीकारक। यानी ऑक्सीकरण हटाना यानी कौन चीज, अवकरण, अवकरण में जो मदद करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। अगला क्वेश्चन है निम्न धातुओं में कौन NaOH के विलयन से H2 गैस देता है, तो याद रखना है एक Zn होता है और एक होता है Al, एल्युमिनियम। ये दो होता है जो NaOH से जो है इसको विस्थापित कर देता है, हम लोग का Na को, सोडियम को विस्थापित कर देता है। तो इसमें Zn तो है नहीं, जिंक तो है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा Al। एल्युमिनियम जो है NaOH को विस्थापित करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। वैसे सोडियम को नहीं विस्थापित करता है, जनरली इसमें हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। तो याद रखना है सोडियम एल्युमिनियम जो है इसे अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, और जिंक से अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाता है, याद रखना है। किसी अधिक विलयन का pH मान 13 है, इसका अर्थ है कि यह क्या है, याद रखना है जब pH मान जो होता है मैक्सिमम जो होता है वो 14 होता है, तो 14 के आसपास जो भी होगा वो कहलाएगा प्रबल भास्मिक, याद रखना है प्रबल
भास्मिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? तो याद रखना, फास्फोरस जो होता है साधारण ताप पर P4 की अवस्था में रहता है, P4 होता है। ठीक है ना, याद रखना है। पीतल जो होता है, पीतल, इसमें किसका किसका मिश्रण होता है? तो याद रखना है, इसमें कॉपर और टीन का होता है, SN। अगला क्वेश्चन है, धातुओं की प्रकृति क्या होती है? तो देखो याद रखना है कि जितने भी धातु होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करता है उस पर आयन आता है धनायन। तो याद रखना है विद्युत धनात्मक होता है। ठीक है ना। अगला है चुंबकीय अशुद्धि को, तो देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है चुंबकीय अशुद्धि है को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो चुंबकीय अशुद्धि को है तो उसमें लिए हम लोग चुंबकीय विधि का प्रयोग करेंगे, जिससे उसकी अशुद्धि दूर हो जाएगी। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व कौन है? तो कार्बनिक यौगिक वो होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और उससे बने यौगिक हो। तो इसमें मुख्य जो होता है वो कार्बन होता है, याद रखना है। अक्रिय तत्व इसमें कौन है? तो अक्रिय तत्व जो होता है उसमें कौन कौन सा होता है? हीना, नीना और करीना जेतो रन कर गई। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन होता है, जिसमें हम लोग देखें तो ऑप्शन में जो है हीलियम है। और याद रखना है अक्रिय तत्वों को वर्ग 18 में रखा गया है। अक्रिय तत्व को उत्कृष्ट तत्व या नोबल गैस भी कहा जाता है। एल्कीन, एल्कीन दिया है, 3 समूह होता है हाइड्रोकार्बन का, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। और CnH2n+2 जो दिया हुआ है, ये ऑप्शन बी, ये एल्केन का होता है। और CnH2n-2 जो होता है ये एल्काइन का होता है। और CnH2n+1 जो होता है ये एल्कील का होता है। याद रखना है, एल्कील जो होता है शाखा के रूप में प्रयोग होता है। मुख्य 3 ही होता है, 3 समूह होता है। अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है अपमार्जक बनाने में। अगला है गंधक अम्ल, बोले इसका मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल जब हम लोग लिखने चलते हैं तो इसका मूलक जो होता है वो OH होता है, और इसके IUPAC नामकरण में ऑल का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के 7A के तत्व क्या कहलाते हैं? तो पता है कि जो P ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, 4 ब्लॉक में बांटा गया है, तो जो P ब्लॉक के तत्व होते हैं वहां से शुरू होता है 1A, 2A, 3A। 1A मतलब 11, इस तरह से 7A मतलब 17, और 17 वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, यानी लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं हम लोग, जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को ढूंढना है। तो तत्वों का धात्विक गुण घटता है, ऑब्वियसली सोडियम की तरफ से अगर हम लोग चलते हैं तो लास्ट में पहुंच जाते हैं क्लोरीन के पास। तो सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, मतलब धात्विक घटते हुए अधातु बन जाता है, सही है। संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है ना। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, सारे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसके ऑक्साइड अम्लीय हो जाते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु जो होता है आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग देता है, यानी धात्विक गुण बढ़ता है, लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पर नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है गलत दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को ही कार्बोज भी बोला जाता है, याद रखना है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग को पता है ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है, लेकिन पौधे जो होता है जमा करते हैं वो स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। और पौधों में भोजन के परिवहन जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन किया जाता है। अंडाणु निषेचित होता है, यानी मनुष्य में जो होता है अंडाणु का नर और मादा युग्मक का संलयन को ही हम लोग बोलते हैं निषेचन। तो यहाँ पर याद रखना है अंडाणु निषेचित कहाँ पे होता है? तो याद रखना है वो फैलोपियन नलिका में होता है।
अगर ज्यादा डीपली पूछता है तो याद रखना है फैलोपियन नलिका के तुम्बिका क्षेत्र में होता है, ठीक है ना, तुम्बिका क्षेत्र में होता है। 3 भाग होता है इसका, कीपक होता है, तुम्बिका क्षेत्र और संकीर्ण पथ होता है, जिसमें तुम्बिका क्षेत्र में ये मतलब निषेचन की क्रियाएं होती है, याद रखना है। श्वसन की क्रिया होती है, तो श्वसन की क्रिया याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के विशेष बारे में याद रखना है कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन तथा अनुशीतलन, प्रकुंचन मतलब किस दाब से रक्त पूरे शरीर में जाता है, और अनुशीतलन मतलब किस दाब से रक्त जो होता है पूरे शरीर से वापस आता है, यानी सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब जो होता है वो कितना होता है, तो याद रखना है 120/80 mm ऑफ Hg होता है। इसको मापने के लिए हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखना है, स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्त दाब को मापने के लिए। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है, तो याद रखना है एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन जो होते हैं ये वृद्धि वर्धक, जो वृद्धि बढ़ाने में कार्य करते हैं, याद रखना है। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सा पादप हार्मोन है जिसको हम लोग फल विक्रेता जो होता है कृत्रिम रूप से उसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखना है एथिलीन होता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है और याद रखना है। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है ना, एड्स का फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो याद रखना है एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना, जो मतलब अस्वच्छता से लैंगिक जनन किया जाता है, अगर मतलब अस्वच्छता से अगर जो होता है ना सम्मेलन होता है उस के द्वारा जो होता है एड्स होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। याद रखना है एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, ठीक है ना। ये किसके कारण होता है, तो असुरक्षित यौन संपर्क के कारण होता है। इसका कारक कौन होता है, तो याद रखना है HIV वायरस होता है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, ठीक है ना, बहुत ही घातक रोग होता है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा घातक, याद रखना है एड्स रोग। अगला है चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग होते हैं, तो याद रखना है कि चमगादड़ का बात किया जाए या पक्षी का बात किया जाए तो उनका जो होता है संरचना जो होता है समान होता है। चमगादड़ का या पक्षी का बात किया जाए संरचना समान होता है और कार्य भी समान होता है, तो याद रखना है वो समजात अंग कहलाते हैं। वे अंग जिनकी उत्पत्ति की मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, मतलब कार्य जो होता है वो अलग अलग होता है, वो भी क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं, ठीक है ना। अगला याद रखना है अवशेषी अंग वैसे अंग को कहा जाता है जो वर्तमान में किसी भी कार्य में भाग नहीं लेता है। समृद्धि अंग या असमजात अंग वैसे अंग को कहा जाता है जिनका संरचना अलग अलग होता है और कार्य जो होता है समान होता है, जैसे कीट का या तितली का और पक्षी का पंख, दोनों तो उड़ने में काम आता है लेकिन दोनों का रचना जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन है ये बताना है, तो याद रखना है बगीचा और खेत जो है हम लोग का ये कृत्रिम खुद से मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, उसी का ये उदाहरण है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो प्रकृति में ऊर्जा का सबसे ज्यादा मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है। कोयला जो है परंपरागत होता है, याद रखना है ये पहले से लोग जो है प्रयोग कर रहे हैं इसको। पानी जो है इस पर वैकल्पिक रूप में आज जो है पानी का प्रयोग पानी में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में प्रयोग करते हैं, याद रखना है। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं का नियंत्रण करने की आवश्यकता है, तो पेड़ों के अंदर धुन कटाई नियंत्रण करना ही चाहिए। अतिचारण मतलब पशुओं के द्वारा जो बहुत से बहुत ज्यादा जो होता है खेतों में चारण हो जाता है यानी चढ़ जाते हैं, जिसके कारण जो होता है अब मृदा अपरदन शुरू हो जाता है, तो ये भी एक घातक होता है। खनन खुदाई ये सारे के सारे कारक हो जाएंगे जिसे रोक कर
वनों को सुरक्षित किया जा सकता है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। अगला है अमीटर या एमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो याद रखना है विद्युत धारा को मापा जाता है। विद्युत विभव को, विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखना है। वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ये क्या कहलाता है? विद्युत मोटर कहलाता है। विद्युत ऊर्जा से ये यांत्रिक ऊर्जा मतलब उसको घुमा सकता है, घुमा देता है, वही कहलाता है विद्युत मोटर। दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र में याद रखना है पहले प्लस होता है, लेंस सूत्र पूछता है तो बीच में माइनस होता है, तो 1/b + 1/u = 1/f। ऑप्शन ए सही आंसर है। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि अगर निकट है, ज्यादा अक्षर है, तो ज्यादा अक्षर इसमें है तो ये अवतल लेंस के द्वारा जो होता है इसे दूर किया जाता है, या फिर इसको मतलब इसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। पौधों में जनन अंग कौन से होते हैं? तो याद रखना है पुष्प ही होता है जो जनन अंग होता है, जिसमें नर और मादा युग्मक दोनों पाए जाते हैं, याद रखना है। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधों का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधों का प्रयोग किया था, याद रखना है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है? तो एक दिशीय होता है ऊर्जा का प्रवाह, यानी पादप से जो है, पादप से सबसे पहले पादप को हम लोग उत्पादक बोलते हैं, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता के पास जाता है, जो शाकाहारी होता है उसके पास जाता है। अब ऐसा नहीं कि शाकाहारी से फिर पेड़ पौधे जो है अपना भोजन वापस प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि भोजन का ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है। ओजोन परत पाया जाता है तो वायुमंडल के मध्य स्तर में पाया जाता है, याद रखना है। वायुमंडल ओजोन परत, ओजोन का जो होता है अणुसूत्र O3 होता है, याद रखना है। और इसके अवक्षय में सबसे ज्यादा घातक गैस जो होता है वो CFC होता है, जो हमारे आसपास में जितने भी शीतलन करने वाले वस्तुएं होते हैं उनसे ये गैसें निकलती हैं। दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण उपयुक्त होते हैं? तो याद रखना है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल ही एक ऐसा दर्पण है जो किसी वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल हमेशा छोटा बनाता है, समतल हमेशा बराबर बनाता है, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन हो या अपवर्तन हो, दो ही नियम होता है, याद रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्यान देकर आप लोगों को लगाना है। और याद रखना है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मेजर किया था? तो रोमर के द्वारा मापा गया था। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अभी बताया है कि अवतल दर्पण ही है एक बड़ा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, अन्यथा उत्तल हमेशा छोटा और समतल वस्तु के हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनाता है। और वास्तविक कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? तो याद रखना है अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दंत विशेषज्ञ द्वारा दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण ही होगा, क्योंकि अवतल दर्पण ही वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। किस दर्पण में केवल आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वो समतल और उत्तल दोनों में बनता है, इसलिए डी जो होगा वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर चालक के सामने दर्पण यानी साइड मिरर में लगा होता है, तो याद रखना है उत्तल दर्पण लगा होता है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? यानी गोलीय दर्पण यानी कोई भी दर्पण हो, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, तो ये जो वृत्ताकार भाग है इसी का व्यास को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है इसको कहा जाता है गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। प्रकाश तरंग क्या है? तो याद रखना है विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि प्रकाश को प्रवाह करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और वैसे तरंगे के रूप में प्रवाह होता है, मतलब प्रकाश जो है ऐसे तरंग के रूप में प्रवाह होता है जहां पर किसी भी माध्यम की उसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है, ठीक है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, F = R/2 होता है। यहाँ पर स्मॉल r या कैपिटल R का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अगला है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो याद रखना है वो हमेशा आभासी और वस्तु के बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आभासी तथा
वस्तु के बराबर हो जाएगा। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो याद रखना है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो सर्च लाइट में करना क्या होता है, किसी एक बिंदु पर प्रकाश को फोकसित करना होता है। और अवतल दर्पण जो होता है यही एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें बहुत सारी किरणों को अगर हम लोग लाते हैं तो किसी एक बिंदु पर वो फोकसित कर देता है, इसीलिए उसको हम लोग अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना है अवतल दर्पण हो जाएगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ठीक है ना, तो हम लोग को पता है कि m बराबर होता है h डैश बटा h होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो अगर प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनता है, यानी वस्तु ऐसे है और प्रतिबिंब जो होता है वो नीचे की तरफ बन जाता है, तभी आवर्धन जो है नीचे की तरफ होने के कारण ऋणात्मक होगा। तो याद रखना है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है तभी जाकर आवर्धन जो होता है वो ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी भी दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है? संभवतः दर्पण है तो सीधा बन सकता है, समतल में भी और उत्तल में भी, तो समतल या उत्तल हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो याद रखना यही एक ऐसा स्थान होता है, कौन सा? तो दर्पण जो होता है उसका ध्रुव और उसका फोकस, इसी के बीच जब हम लोग वस्तु को रखते हैं तो उसका काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो जाएगा सही आंसर। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? जस्ट अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि वो होगा वास्तविक और उल्टा होगा। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना है आवर्धित जब बोले इसका मतलब होता है वस्तु से बड़ा, और वस्तु से बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब केवल और केवल अवतल दर्पण से बनता है। याद रखना है जब अवतल दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण के सामने हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच जो है किसी वस्तु को हम लोग रखते हैं तो एक प्रधान अक्ष के समानांतर अगर किरण लेते हैं तो वो फोकस से जाता है, और दूसरा अगर हम लोग ध्रुव पर लेते हैं तो वो जितने कोण से आता है उतना ही कोण से प्रवर्तित हो जाता है। देखते हैं दोनों एक दूसरे को नहीं काट रहा है तो पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि इसका यहाँ कहीं ना कहीं दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है जो वस्तु से बड़ा भी होता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है। यही ऐसा दर्पण है जो हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, अन्यथा समतल में हम लोग देखें तो वो हमेशा वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनाता है। इसमें एक प्रधान अक्ष से समानांतर किरण लेते हैं तो उसी पथ पर वापस लौट जाता है। दूसरा अगर हम लोग ध्रुव पर लेते हैं तो जितना पर आता है किरण बनाकर उतना ही कोण बनाकर प्रवर्तित हो जाता है। पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बन जाता है, और उत्तल हमेशा वस्तु से छोटा बनाता है। याद रखना है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? तो उत्तल दर्पण जो होता है ना, उत्तल दर्पण उसका फोकस दूरी राइट साइड में होता है, इसलिए धनात्मक होता है। तो धनात्मक में जो होगा वही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में ये भी दिया है एक वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है एफ इज इक्वल टू हम लोग का r/2 होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। तो यह 32/2 हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण है 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, उत्तल दर्पण है इसलिए प्लस में होगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि जो ये हम लोग का आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है ये हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। अगला है ऑप्शन ए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। याद रखना है संयुग्मी फोकस केवल संभव होता है, तो अवतल दर्पण जो होता है इसी का संयुग्मी फोकस जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव होता है, मतलब उत्तल दर्पण जो होता है उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो एक उत्तल दर्पण अगर हम लोग ले लेते हैं और इसका जो है प्रतिबिंब बनाते हैं तो एक प्रधान अक्ष के समानांतर किरण लेंगे जो फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है। दूसरा अगर हम लोग ध्रुव पर ले लेते हैं तो उतना ही कोण बनाकर चला जाएगा। अगर ये पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनता है जो ध्रुव और फोकस के बीच होता है। तो याद रखना है ध्रुव और फोकस के बीच होगा।
किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो ध्रुव कहलाता है, याद रखना है ध्रुव कहलाता है। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या होता है, तो याद रखना है समतल दर्पण, चूंकि अगर इसका वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण तो दर्पण जो होता है वो समतल ही होता है, अगर इसका वक्रता त्रिज्या हम लोग निकालने जाए तो वो अनंत पर होता है, याद रखना है, ठीक है ना। अगला, हजामती बनाने के लिए वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखना होता है, इसलिए उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई चूंकि समान होता है, इसलिए आवर्धन जो होता है वो 1 होता है। अगर प्लस में पूछेगा कि माइनस में, तो याद रखना है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है वो +1 होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अभी डिस्कस किए, आवर्धन होता है। आवर्धन का याद रखना है, ऐसे ही मात्रक जो होता है कुछ भी नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, याद रखना है मात्रक विहीन होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी हेडलाइट जो होता है उसमें किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, तो याद रखना है वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, याद रखना है दर्पण के ध्रुव से। यहां पर ये नहीं होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा दर्पण के ध्रुव से। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो मान लेते हैं दृश्य क्षेत्र जो होता है इस तरह से इसका पूरा का पूरा फैला हुआ है, तो ये कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण के लिए यू भी एफ के बीच संबंध होता है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं एक लेंस दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम जो होगा वो u भी हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा u प्लस v हो जाएगा 1/f। अगर f का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो इधर अगर पलट रहे तो इधर भी पलटेंगे, तो u अपन u प्लस v हो जाएगा, ये बात याद रखना है। ये दर्पण सूत्र का ही मॉडिफाई रूप हो जाएगा, यानी f इज इक्वल टू हो जाएगा uv अपन u प्लस v, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। इस प्रकार से जो है सेट 4 जो है हम लोग खत्म कर लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए